हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के बारे में। जैसा कि आपको पता है ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। 3 दिन से मैंने आपकी क्लास नहीं ली है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बट अब हमारी क्लास जो है वो रेगुलर रहेगी। आपको डेली जैसे इंग्लिश की क्लास है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एस्टेट के लिए अब डेली पेडागोजी की क्लासेस होंगी, क्योंकि आपका जो एसएसटी है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी के लिए था, एसएसटी आपका पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर कराना रहता है। तो सितंबर का जो करंट अफेयर होगा वो आपको एक दिन पूरी क्लास में मैं आपको सितंबर का करंट अफेयर कराने वाली हूँ। 2-3 दिन में आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस क्लास को जरूर देखिएगा, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसके साथ साथ जैसे अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो आप इसको एक बार लूसेंट की बुक से अच्छे से रिवाइज कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिटी अच्छे से रिवाइज करनी है लूसेंट की बुक से, उसके साथ साथ आपको एसएसटी भी लूसेंट की बुक से रिवाइज कर लेनी है। इसके बाद ना जैसे एक क्लास मैं बनाऊंगी उसमें उस पूरी क्लास में सिर्फ मैं आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगी। इससे आपका मोस्ट ऑफ ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा हो जाएगा। एक क्लास में आपको इकोनॉमिक्स करा दूंगी तो आपकी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये सारी क्लासेस देख लेना अच्छे से। यहाँ से आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट होगा एसएसटी का। इसके साथ साथ अब हम स्टार्ट कर देते हैं ये जो आपकी क्लास है। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि ना पहले जैसे 1700 जैसे आपके यहाँ पर ये 1774 से 1785 के आसपास वॉरेन हेस्टिंग्स का समय था। पर इससे पहले जैसे बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर के साथ साथ जैसे 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, एक सेकेंड फिर इसके बाद में बक्सर की लड़ाई हुई। तो बक्सर की लड़ाई के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे इनके हाथ में सारी की सारी दीवानी आ गई बंगाल की। दीवानी का मतलब ये होता है कि जितना भी रिवेन्यू का सिस्टम था अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब यहाँ से इनकी जो जड़ें हैं ना वो और ज़्यादा मजबूत होती जाएंगी। अब ये यहाँ के क्या बन जाएंगे, गवर्नर जनरल बन जाएंगे, क्योंकि बंगाल एक ऐसी स्टेट थी जो बहुत ज़्यादा रिच थी, यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा था। तो ये क्या करेंगे, सारा पैसा लूटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ के क्या है, ये गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सबसे पहले आएगा वार्निंग लेकर आएगा, तो ऐसे याद रखना पहला गवर्नर जनरल जो था वो वार्निंग लेकर आया, तो उसका नाम क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये कब से कब तक है, 1774 से 1785 तक रहेगा। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। और ये क्या लेकर आता है, 1774 में द्वैध शासन लेकर आता है। मतलब ये इसकी खत्म करने की घोषणा करता है। ये द्वैध शासन जो था ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में लागू हुआ था, लेकिन इसको खत्म किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया है। सरकार ये क्या करेगा, एक खजाने की स्थापना करेगा, सरकारी खजाने की स्थानांतरण कर देगा। मुर्शिदाबाद, पहले इनका जो खजाना था वो कहाँ होता था, मुर्शिदाबाद में, लेकिन बाद में इसे कहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, कोलकाता में ट्रांसफर कर देता है। तो पैसे वाले काम कर रहा है। इसके बाद में जैसे कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है, तो रेवेन्यू भी आपकी ये किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। तो कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करता है। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया है। तो 1773 में क्या आया है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया है। और इस एक्ट के तहत ही इसे क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन जैसा आज आप हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, ये उस सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा अलग था। ये अलग इसलिए था क्योंकि आज आपको पता, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन होता है फाइनल डिसीजन होता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आप कहीं पर भी शरण नहीं ले सकते, वो फाइनल माना जाता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, इसकी जो मतलब लास्ट अपीलिएट थी वो लंदन के प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो लंदन के प्रीवी काउंसिल में हम जा सकते थे, लेकिन ये क्या नहीं था, हमारा सुपीरियर नहीं था, एक किस्म से कह सकते हैं, मतलब सबसे ऊपरी नहीं था जैसे आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके तहत किसकी स्थापना की जाती है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। इसके बाद 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है, ये 1784 में विलियम जोन्स ने की है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इसी के समय में होगी। इसी के समय में सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाएगा। ये 1780 से 84 में होगा, 4 साल तक चलेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, मंगलोर की संधि होगी। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो
उसमें जो लड़ाई हुई थी वो हैदर अली के साथ में हुई थी और साथ साथ अंग्रेजों के साथ में हुई थी। लेकिन जो सेकंड लड़ाई है वो हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान, उसके साथ में लड़ाई होगी। ये आधी लड़ाई तो हैदर अली लड़ता है, लेकिन बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद में जब 2 साल तक टीपू सुल्तान लड़ाई लड़ेगा और उसमें टीपू सुल्तान हार जाएगा और किसकी संधि होगी इनके बीच में? मंगलोर की संधि होगी। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 4 साल तक चलेगा और इसके तहत किसकी संधि होगी? मंगलोर की संधि होगी। तो अभी हमने पढ़ा है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहला आपका कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। सबसे पहले वार्निंग लेकर आया तो इसने क्या काम किया? यहाँ पर एक तो रिवेन्यू की स्थापना की और एक इसने जो पैसा सरकारी खजाना था उसका ट्रांसफर कर दिया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद इसी के शासनकाल में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, लेकिन उसकी जो लास्ट अपीलिएट था वो प्रीवी काउंसिल लंदन था, यहाँ पर नहीं था। तो ये सारी बातें इसके टाइम में जो है वो याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी मराठा नहीं है, मैसूर युद्ध होता है रॉबर्ट, ये जो इसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, इसी के तहत कौन सी संधि होगी? मंगलोर की संधि। तो आई होप पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये ना मैंने सारे वो लिखे जो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सीरीज में लगाए हैं, बट मोस्ट ऑफ आपको सीरीज में देखने को मिलेंगे, बट बीच में से कुछ आपको नहीं भी देखने को मिलेंगे क्योंकि उनके समय में ना बहुत ज़्यादा काम नहीं हुई। इसमें मैंने वही ऐड किए जो एग्जाम में पूछे गए और जिनके टाइम में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि फालतू की चीज़ें हमें पढ़ने की नीड नहीं होती है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना पड़ता है। तो इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए और इन्होंने ऐसे काम किया है जिसकी वजह से इन्हें हिस्ट्री में जगह दी गई है। मतलब इनको हमें पढ़ना पड़ता है, एक किस्म से लगा लो। इन्होंने काम तो अपने फायदे के लिए किया था, हमारे फायदे के लिए थोड़े ना किया था। तो यहाँ पर है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे पहले क्या देता है? वार्निंग देता है। वार्निंग देकर क्या पकड़ता है? कान पकड़ता है। तो पहली बारी में कौन आया है? वॉरेन हेस्टिंग्स आया। सेकंड बारी में क्या पकड़ लिया इसने? अपने कान पकड़ लिए, भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो कॉर्नवालिस है, ये कान पकड़ के आया है। तो सेकंड टाइम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1786 से 93 तक रहेगा। 1786 में बंगाल का क्या बनता है? ये गवर्नर जनरल बनता है। इसमें इसके टाइम पर कौन सा युद्ध होगा? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। इससे पहले वाले के समय में कौन सा हुआ था? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि होती है। और ये कौन से टाइम पीरियड में होगा? 1780 से 84 के बीच में। अब आप यहाँ पर देखिए 84 तक ये युद्ध हुआ, इसके कुछ टाइम बाद ही फिर से ये वापस लड़ाई करने के लिए आ गए। तो 1789 से 92 में फिर से थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसमें जो टीपू सुल्तान है उसकी हार हो जाती है। ये क्या करते हैं? टीपू सुल्तान के जो बच्चे होते हैं उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और इन्हें धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे अगर तुम मान लो ये जो राजधानी है वो हमारे अधिकार में नहीं करते, ये जो पैसा है रिवेन्यू है वो हमें नहीं देते हो, हमें किले नहीं बनाने देते हो। तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो टीपू सुल्तान को विवश होकर क्या करनी पड़ती है? इनके साथ में संधि करनी पड़ती है। तो टीपू सुल्तान की ना उस समय में जो श्रीरंगपट्टनम है वो राजधानी हुआ करती थी, तो इनकी राजधानी में आकर क्या करते हैं? ये इनके साथ में लड़ाई करते हैं। तो टीपू के साथ श्रीरंगपट्टनम की क्या होती है? संधि होती है। इसके बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाया गया। इसमें एक सूर्यास्त का नियम था कि सूर्यास्त होने से पहले पहले इन्हें क्या देना होता था? जो भी पैसे वगैरह है वो अंग्रेजों को देने पड़ते थे। तो 1793 में कॉर्नवालिस के समय में क्या आया है? स्थायी बंदोबस्त आया है। कॉर्नवालिस ने ना कॉर्नवालिस कोड का भी गठन किया था। तो ये याद रखना है। इसे ना प्रशासनिक सेवा और नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। जो आज आप सिविल सर्विसेज देखते हैं उसका जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। तो इसको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसे प्रशासनिक सेवा और साथ साथ नागरिक सेवा का, सिविल सर्विसेज का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो यहां तक अभी हमने सेकंड नंबर पर किसके बारे में पढ़ा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक है, तो ये 1786 के आसपास बना था। इसी के समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हुआ है, एक तो सिविल सर्विसेज का काम हुआ, इसके साथ साथ जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो इसके समय में होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको कॉर्नवालिस से याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, लॉर्ड वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये 1798 से 1805 के बीच में रहा था। ईयर मैं ना आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो ईयर है ना इससे हम हिस्ट्री का आइडिया लगाते जाएंगे। कैसे हम यहाँ से चलते हुए 1947 तक पहुँचेंगे, तो ऐसे ना हम इसको लिंक कर पाएंगे और हमें वो बातें याद रहेंगी। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है इसका टाइम पीरियड 1798 से 1805 के बीच में हुआ।
इसका टाइम पीरियड रहा। इसके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो वेलेज़ली के ऐसे याद रखो, ये वेल्ला था, ठीक है। तो क्या करता गया, लड़ाइयाँ और लोगों को मारता गया। तो वेल्ला था तो इसने क्या की, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किया और टीपू की मृत्यु हो गई इसमें। वेल्ला था तो खून करता था, खून खराबे करता था, लड़ाइयाँ करता था, ऐसे याद रख लेना। तो वेलेज़ली के समय में क्या हुआ है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसमें 1799 में इसने जो टीपू सुल्तान है उसकी मतलब उसको मार दिया। तो टीपू की मृत्यु हुई है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके साथ साथ इसने सहायक संधि की नीति अपनाई। तो वेल्ला है तो वेल्ला ही काम करेगा, तो सहायक संधि ले आया। ये सहायक संधि की इसने क्या अपनाई है, नीति अपनाई है। और सहायक संधि के तहत आने वाला जो पहला स्टेट था वो हैदराबाद था। इसी के समय में फोर्थ क्या होता है, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है, ठीक है। मैसूर वाला अलग है, मराठों वाला अलग है, ठीक है। तो मराठा युद्ध किसके समय में होता है, ये वेलेज़ली के समय में होगा। 1803 से 1805 के बीच में होता है। और इस युद्ध के चलते चलते इसके बीच में एक संधि होती है 1802 में, ये इंपॉर्टेंट संधि है। तो इसका नाम क्या है, बेसीन की संधि। तो ये भी किसके समय में होगी, वेलेज़ली के समय में होगी। इसे सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो सिविल सर्विसेज का जनक अगर पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था सिविल सर्विसेज का जनक जो है वो कॉर्नवालिस है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम इसका जनक कहते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो आगे काम करेगा, कॉलेज वगैरह स्थापित करेगा, वो वेल्ला है, तो वेलेज़ली करेगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, वेलेज़ली है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़े हैं, ये मैंने आपको बताया बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत के नहीं थे, बंगाल के थे। इसके बाद अब आ जाते हैं हम भारत के गवर्नर जनरल पर, ठीक है। अब ये आगे जाकर क्या बना दिए जाएंगे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिए जाएंगे। अब ये सारे के सारे भारत को संभालेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है भारत का गवर्नर जनरल जो बना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके टाइम में कुछ काम हुए हैं, जैसे सती प्रथा बैन हो गई है, चार्टर एक्ट लाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो ये आपसे पूछा जाए ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और यही आगे जाकर क्या बना दिया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये याद रखना है कौन से चार्टर के तहत बना है, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट है। इसके तहत ये क्या था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन हमने इसको बाद में क्या बना दिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। हमने तो खैर क्या बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया, ठीक है। इस प्रकार विलियम बेंटिक जो है वो क्या बन जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। इसके बाद 1829 में क्या हो जाता है, सती प्रथा का बैन करता है। और इसमें हमारे जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं ये क्या करते हैं, इनका सहयोग करते हैं। बेंटिक का कार्यकाल जो है ये किसके लिए रहा है, शिक्षा सुधार के लिए रहा है, स्पेशली फॉर इंग्लिश एजुकेशन के लिए माना जाता है, ठीक है। तो शिक्षा सुधार का काम किया इसने। 1803 में ये किसका गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था। इसके समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यानी कि जैसे ये लड़ाइयां लड़ने जाते थे, तो आपको पता है हमारे हिंदू ट्रेडिशन में माथे पर तिलक लगाया जाता है, ठीक है। जैसे पहले वाले समय में कानों में बालियां भी पहनी जाती थी, तो उनको ना निकालना क्या माना जाता था, धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो इसने क्या किया, उनको क्या कहा कि आप माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे, कानों में बालियां नहीं पहनेंगे, इस तरीके के इसने ऑर्डर दे दिए। तो इसके खिलाफ क्या हो गए, वहां के सैनिक जो थे वो इसके अगेंस्ट हो गए। तो 1806 में क्या होता है, वेल्लोर के सैनिकों का विद्रोह हो जाता है, ठीक है। तो इसके समय में क्या होता है, वेल्लोर के सैनिकों का विद्रोह होता है। इसके बाद 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या करता है, ये स्थापना करता है। इसके साथ साथ मैकाले की सिफारिश पर, मैंने कहा था ना अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाएगा, तो मैकाले एक लॉर्ड मैकाले होगा, वो सिफारिश करेगा अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने की। तो इसके समय में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने की भी बात होगी। इसके साथ साथ इसने 1830 में बालिका हत्या पर भी क्या लगाई है, रोक लगाई है। 1829 में सती प्रथा बैन की, 1830 में बालिका हत्या पर क्या लगाने की कोशिश की, मतलब इसको बैन करने की कोशिश की, बालिका हत्या को बैन करने की कोशिश करता है। अंग्रेजी शिक्षा इसी के समय में आई है, ठीक है। तो ये बेंटिक है, बेंटिक के समय में 2-3 बातें हैं जो आपको याद रख लेनी है। सबसे पहला सती प्रथा का अंत, फिर बालिका हत्या बैन। इसके साथ साथ ये अंग्रेजी शिक्षा ये लेकर आता है लॉर्ड मैकाले, इसके समय में आता है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा को क्या करता है, लागू करने का काम करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लो आपके देश में जैसे अब पीएम मोदी जी की सरकार है, इसके साथ साथ जैसे आपका जो
मतलब जो आपकी नई एजुकेशन समिति बनी है वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर बनी है। तो यहाँ पर जो ये मैकाले है वो किसका काम कर रहा है, हमारे जो आज के कस्तूरी रंगन है जिन्होंने मतलब पूरी इसका फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिन्होंने काम किया, वैसे ये मैकाले है। ठीक है, मैकाले ने किसकी बात कही है, इंग्लिश एजुकेशन की, लेकिन ये हुआ किसके समय में, बेंटिक के समय में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेकंड है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये ना कुछ ऐसे हैं जिनके टाइम में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए, तो इनके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं है, ये सिर्फ थोड़े थोड़े काम हुए हैं, एक दो काम हुए जिसके बारे में हमारा पढ़ना जरूरी है। जैसे लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ है, ये 1835 से 36 में रहा था। इसे कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो ऐसे याद रखना, कॉफी पी और क्या कर दिया, भारतीय प्रेस को मुक्ति दे दी इसने। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया है, भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है, इससे मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड एलिनबरो। एलिनबरो 1842 से 44 तक रहता है। इसके समय में दास प्रथा से उन्मूलन होता है, दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। जैसे पहले दास प्रथा थी, दास बनाकर काम करवाया जाता था, उन्हें मतलब एक तरीके से बंधुआ कह सकते हैं हम, उनसे काम कराते रहते थे। तो दास प्रथा का क्या कर दिया इन्होंने, उन्मूलन किया। किसने, एलिनबरो ने। तो ऐसे याद रखना, इसने क्या कर दिया, दास प्रथा से बरी कर दिया सबको। तो एलिनबरो मतलब इसने क्या किया, इनको बरी कर दिया, फ्री कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो दास प्रथा का क्या किया, इसने उन्मूलन किया है। इसके बाद है यहाँ पर लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट जो है 1844 से 48 तक रहा था। इसने क्या किया, नरबली पर रोक लगाई। ठीक है, तो हॉर्डिंग था, होर्डिंग लगा दिया इसने हर जगह कि नरबली क्या है, ये एक क्राइम है और इस पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। तो ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है। सेकंड वाले के समय में हमारी जो राजधानी है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ये फर्स्ट वाले की बात है, तो पहले क्या करेगा, ये नरबली प्रथा पर रोक लगाई जाएगी इसके समय में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। ये क्लास आपकी शायद थोड़ी लेंथी रह सकती है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे पढ़ने हैं। ठीक है, बट ये यूजफुल जरूर रहेगी आपके लिए। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 1856 के बीच में रहा है। इसके समय में ना सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, 1848 से 49 के बीच में हुआ। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया। और इसी के समय में ना जो डलहौजी था, इसने क्या किया, जो हमारा कोहिनूर हीरा था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। आज भी जो हमारा कोहिनूर हीरा है वो इस विक्टोरिया रानी जो भी इनके वो जो रानी सी है उसके यूं फोटो वाली इमेज में लगाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1852 में लोअर बर्मा और पेगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ये तो वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तब इनके बारे में जानते हैं। तो सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध और साथ साथ 1852 में जो लोअर बर्मा है उसको किस में मिला लेंगे, पेगू को अंग्रेजी राज में मिला देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ डलहौजी ने सिक्किम के 2 डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर भी क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ये कुशासन के आरोप लगाते थे और इन्हें क्या करते थे, अपने अधीन कर लेते। तो वैसा ही इन्होंने सिक्किम के 2 डॉक्टरों के साथ में क्या उन पर आरोप लगाया और सिक्किम पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना करते हैं। ये इमाम कमीशन है। इसका उद्देश्य होता है कि जो भूमि कर रहित जागीर है उनका पता लगाया जाए और उनसे क्या कर दी जाए, उनकी भूमि छीन ली जाए। इसके साथ साथ डलहौजी के समय में डॉक्टराइन ऑफ लैप्स, जिसे हम लैप्स की नीति या वैपकत का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये किसके समय में आई, डलहौजी के समय में आई है। इसका मतलब ये था कि अगर मान लो किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या होगा, उसकी जो रियासत है वो क्या कर दी जाएगी, हड़प ली जाएगी। अब ये ऐसे ही काम करेंगे, हर जगह जा जाकर देखेंगे कि कौन सा ऐसा राजा है जिसकी मृत्यु हो गई, आगे उसका पुत्र भी नहीं है, उसकी संतान नहीं है, तो हम क्या करें, उनकी प्रॉपर्टी को छीन ले। तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स होंगे ना वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर 1856 में अवध को क्या किया है, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। तो अवध पर क्या करते हैं, ये कुशासन का आरोप लगा देते हैं। और इसका नवाब कौन होता है उस समय में, वाजिद अली शाह होता है। तो 1856 में किसे इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, अवध को अपने अधिकार में ले लिया। इसके साथ शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। जो वुड डिस्पैच है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंग्लिश एजुकेशन का। तो वुड डिस्पैच क्या है, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी 1854 में क्या लेकर आता है, वुड डिस्पैच लेकर आता है। डलहौजी के समय में ही किसका आरंभ होता है, रेलवे का आरंभ होता है। इसके समय में ही 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने तक 34 किलोमीटर डिस्टेंस तक क्या चलाई जाती है, रेल चलाई जाती है। इसके समय में ही
पोस्ट ऑफिस की स्थापना होती है, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया जाता है, इसके समय में ही पहली बार डाक टिकट का प्रचलन होता है, पीडब्ल्यूडी का गठन होता है, तार सेवा शुरू होती है, और ये जो तार सेवा है ये कलकत्ता से आगरा तक शुरू होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। शिमला में ब्रिटिश भारत की शिमला को क्या बनाया जाता है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है। तो ये सारे जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये डलहौजी के बारे में था, डलहौजी ने कैसे कैसे विलय किया। इसके साथ साथ जैसे सतारा है, सबसे पहले किसको अधिकार में लिया इसने, सतारा को, फिर जैतपुर को, बघाट को, इसके साथ साथ उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, करौली को, अवध को। ठीक है, अवध पर मतलब लास्ट में ये जो अवध है ना, ये इसके हमेशा मतलब इसका कहना मानता आया था अंग्रेजों का, फिर भी इसने क्या किया, अवध पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो यहां से अवध में भी क्या हो जाएगा, इसके खिलाफ एक मतलब रोष सा आ जाएगा मन में। तो ये सारे क्या कर देंगे बाद में 1857 की, इसके बाद क्या होगी, क्रांति हो जाएगी। तो ये था डलहौजी के बारे में, इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। तो डलहौजी के बारे में, जैसे डलहौजी के समय में पीडब्ल्यूडी का गठन हुआ है, इसके साथ साथ इसके समय में रेल का बहुत ज्यादा मतलब रेल वगैरह चली है, मुंबई से ठाणे तक काम बहुत ज्यादा इसके समय में नहीं हुआ, आगे हुआ है काम, लेकिन इसके समय में ना बस ट्रेन चली है, करजन के समय में होगा ट्रेन का काम ज्यादा। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ये इसने ब्रिटिश मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया शिमला को, पोस्ट ऑफिस वगैरह की स्थापना की है। तो ये सारा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अब मैंने आपको बताया, इसके बाद में 1857 की क्रांति हो जाएगी, और जब 1857 की क्रांति होगी तो जो महारानी ब्रिटेन है वो क्या करेगी, जो ब्रिटिश कंपनी है ना उसको क्या कहेगी कि अब आप यहाँ से अपना शासन खत्म करें। अब क्या करेंगे ये, मतलब अब ये जो रानी ब्रिटेन की रानी है इसका शासन यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, भारत के गवर्नर जनरल से इनका नाम ही बदल दिया जाएगा, और क्या रख दिया जाएगा, भारत के वायसरॉय। बस नाम बदला है और कुछ भी नहीं बदला, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो इसमें अब होगा लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वायसरॉय होगा। जब 1857 की क्रांति होगी तब कैनिंग होगा भारत का, मतलब ये अंतिम गवर्नर जनरल था, इसके साथ साथ ये भारत का पहला वायसरॉय था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो 56 से 62 तक रहेगा। ये कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसरॉय, यानी कि यहाँ पर महारानी ब्रिटेन का शासन हो गया है, अब उसके शासन में नियुक्त ये भारत का पहला वायसरॉय है। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी ब्रिटेन मतलब किसका शासन आ गया, यहाँ पर महारानी ब्रिटेन का शासन आ गया। इसी के तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। तो ये याद रखना, कैनिंग के समय में क्या होता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित होता है। कलकत्ता में क्या है, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट बनता है, उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट बनेगा, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट बनेगा। तो सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बनेगा, पहले वहां कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना था, अब क्या बना है कलकत्ता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के तहत इसकी स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1862 को होती है। इसके बाद बम्बई बनता है 14 अगस्त 1862 को, इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट बनता है 15 अगस्त 1862 को। तो ये तीनों हाई कोर्ट अस्तित्व में आते हैं, और ये किसके समय में आएंगे, लॉर्ड कैनिंग के समय में आएंगे। इसके समय में लैप्स की नीति को खत्म कर दिया जाएगा। ये जो लैप्स की नीति है ये डलहौजी के समय में आई थी, लेकिन खत्म हो जाएगी किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो इतना याद रख लेना है। इसके बाद है ये सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, इसके टाइम में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है, इसके समय में सिर्फ समुद्री टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी, टेलीग्राफ की। इसके बाद लॉर्ड मेयो है, ये लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय में ना अनियमित जनगणना हुई है। इसके साथ साथ इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी, पर ना एक दिन ये रास्ते से जा रहा था तो किसी ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी और वहीं इसकी डेथ हो गई। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड लिट्टन। जो ये लिट्टन है ना ये अच्छा इंसान नहीं है। इसके साथ साथ इसी के नाम जैसा होगा रिपन। रिपन इसके बिल्कुल अपोजिट है, बहुत अच्छा इंसान है। वहीं पर जो लिट्टन है वो बहुत घटिया किस्म का इंसान था। लिट्टन ने जितने भी अपोजिट काम किए, रिपन ने उन सभी कामों को सही करने का प्रयास किया। जो लिट्टन है ना ये वैसे अपनी राइटिंग्स वगैरह भी लिखता था, कविताएं लिखता था, उपन्यास, लिटरेचर्स वगैरह से बहुत प्यार करता था। इसे ना ओवन मेरिडिथ के नाम से भी हम जानते हैं। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को इसने केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और इसके लिए क्या किया, दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार लगाया इसने, ठीक है, रानी ब्रिटेन के लिए। और उसे क्या किसकी उपाधि दी, केसर ए हिंद की उपाधि दी। मार्च 1878 में भारतीय समाचार पत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किसके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित किया गया था। भारतीय अखबारों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। ये स्पेशली अमृत बाजार पत्रिका आती थी एक, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए था। यानी कि इसमें ना थोड़े क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी टाइप के जो लेख हैं वो छपते थे।
तो इसने क्या किया कि क्यों मैं इसको क्या कर दूं, बैन कर दूं। तो ये क्या लेकर आया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया, इसने कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपसे ये वाला पॉइंट है ना, ये पूछा जा सकता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके समय में आया था। तो आप क्या टिक करेंगे, किसके समय में आया है। ये अभी हम पढ़ रहे थे, सॉरी, ये लिट्टन के समय में आया। एक बार मतलब मेरे माइंड से एक बार नाम स्लिप हो गया था तो इसका, तो किसके समय में आया, लिट्टन के समय में क्या आया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया है। इसके बाद इसने भारतीय शस्त्र एक्ट लाया, यानी कि जो भी लाइसेंस बिना लाइसेंस के क्या नहीं रख पाएगा, हथियार नहीं रख पाएगा। और उस समय में ना भारतीयों के लाइसेंस बनते भी नहीं थे, सिर्फ अंग्रेजों के लाइसेंस बना कर देते थे, और बनाने वाले भी अंग्रेज अधिकारी होते थे। तो भारतीयों के लाइसेंस कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि शस्त्र सिर्फ वही रख सकता है जिसके पास क्या होगा, लाइसेंस होगा। तो ये इंडियंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वो क्या नहीं रख पाएंगे, अपने हथियार वगैरह नहीं रख पाएंगे। लॉर्ड लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ साथ जैसे सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई थी, सिविल सर्विसेज की जो प्रवेश परीक्षा की आयु थी वो इसने कितनी कर दी, 21 से कितनी कर दी, 19 कर दी। यानी कि जो 19 है ना वो इनकी लास्ट स्टेज होगी, उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत कम कर दी। इसके साथ साथ अभी रिपन का टाइम पीरियड आएगा 1880 से 84 के बीच में। रिपन वो जितने काम करेगा ना, ये उन सबको क्या करता जाएगा, खत्म करता जाएगा। जैसे लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर मतलब रोक लगाई थी, इसने क्या किया कि कोई रोक नहीं है इस पर, मतलब एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो पत्र वगैरह है वो पब्लिश कर सकते हैं। उसने जो प्रवेश आयु है वो 21 से कितनी कर दी थी, 19 कर दी थी। लेकिन इसने वापस से क्या किया, 19 से जो आयु है वो 21 कर दी। 1881 में इसके समय में क्या होती है, नियमित जनगणना होती है। अगर अनियमित की बात की जाए तो 1872 के आसपास लॉर्ड मेयो के समय में अनियमित जनगणना होती है। लेकिन जो आज हमारी जनगणना हो रही है, जो आज हर 10 साल के बाद में होती है, तो वो किसके समय में हुई है, रिपन के समय में हुई है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पहली अनियमित मेयो के समय में हुई थी। इसके समय में ना शिक्षा के सुधार के लिए एक आयोग की गठन किया गया, उसे हंटर आयोग कहा गया। तो हंटर किसके समय में आया है, ये भी रिपन के समय में ही आया है। इसके बाद यूरोपियों के विरुद्ध ये क्या लेकर आया, एल्बर्ट विधेयक लेकर आया। इसको बाद में क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। ये ना मतलब एक तरीके से जो सुनवाई वगैरह होती थी, जो लॉयर्स वगैरह होते थे जो सुनवाई करते थे, उसका अधिकार ब्रिटिशर्स के पास में था। तो ये क्या लेकर आया, एक विधेयक लेकर आया जिसके तहत भारतीयों को अधिकार दिया गया। तो ये ना उनके बीच में एक तरीके का डिस्प्यूट हो गया, इसे ही श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मतलब वायसरॉय था जिसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ। तो ये था रिपन, ठीक है। इसके साथ साथ जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसने रिपन को क्या कहा, भारत का उदारक कहा है। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन की। नाम ही डफर जैसा है, ठीक है। तो डफरिन आप याद रखिएगा, डफरिन। इसके समय में क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। इसके समय में कारखाना एक्ट आया। उस समय ना मतलब जो ब्रिटिशर्स थे ना वो भारतीयों से काम कराते रहते थे, बिल्कुल बहुत समय तक काम कराते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो स्त्रियां हैं ना, इसने कहा कि जो स्त्रियां हैं वो 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कर्जन के बारे में। कर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे डलहौजी मोस्ट इंपॉर्टेंट था वैसे ही कर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो लॉर्ड कर्जन में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करता है, ये 1902 में। इसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट लाता है। 1904 में पहली बार इमारतों की मरम्मत पर काम करता है और ASI का गठन होता है। इसके समय में किसका गठन होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आज जिसे हम धरोहर के नाम से जानते हैं, इसका नाम धरोहर भवन के नाम से जानते हैं। इसका नाम पहले क्या था, ASI था। और ये पहले कहाँ पर था, कलकत्ता में था। लेकिन आज जो धरोहर भवन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, धरोहर भवन आज आपका दिल्ली में है। तो ये याद रख लेना है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराता है। ये बंगाल विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन कर्जन के समय में होता है। देखो रेल चलाई किसने थी, किसके समय में चली थी, डलहौजी के समय में। लेकिन सबसे ज्यादा जो विकास है ट्रेन का वो किसके समय में हुआ है, वो कर्जन के समय में हुआ है। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, इनको याद रख लेना। अब हम चलते हैं लॉर्ड मिंटो पर, ठीक है। वो जो मार्ले मिंटो सुधार लेकर आता है वही मिंटो है ये। तो 1905 से 1910 के समय में आया। इसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके समय में जैसे 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। 1909 में क्या आता है, भारतीय परिषद एक्ट, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है, हिंदू मुस्लिम सीट्स का ये बंटवारा करता है। इसके बाद है लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। मैंने आपको कहा था हॉर्डिंग फर्स्ट के समय में नरबली पर रोक लगती है और सेकंड के समय में क्या होगा, हमारी राजधानी परिवर्तन हो जाएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। इसके समय में क्वीन मैरी और साथ साथ जॉर्ज पंचम आएंगे।
राजधानी परिवर्तन होगा, ठीक है। 1914 में इसी के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा। 1916 में हार्डिंग सेकंड के समय में होम रूल लीग की स्थापना होगी। 1912 में रास बिहारी बोस द्वारा होर्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका गया और वो क्या हो गया था, एक बार घायल भी हो गया था। इसके बाद है सर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसे हम चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके समय में जैसे रोलेट एक्ट आता है 13 अप्रैल 1919 को, क्या आया, रोलेट एक्ट इसी के समय पर आता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लेकर आता है। ये शिक्षा पर सैडलर आयोग इसी के समय में आएगा 1917 में। इसके बाद हम चलते हैं लॉर्ड रीडिंग पर। रीडिंग जो है 1921 से 26 तक, इसके समय में रीडिंग के समय में क्या होती है, चोरा चोरी की घटना होती है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1922 में विश्व भारती कॉलेज की स्थापना होती है। एम.एन. रॉय के समय में किसका गठन करते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। इसी के समय में काकोरी रेल कांड होता है 1925 में। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। इरविन के बारे में आपको याद रखना है 1926 से 31 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। और ये 1928 में इसके समय में, इरविन के समय में साइमन कमीशन आता है। गांधी इरविन समझौता होता है इसके समय में। यहाँ पर जैसे दिल्ली असेंबली पर जो भगत सिंह है वो दिल्ली असेंबली पर बम फेंकते हैं इरविन के समय में। 1929 में लाहौर षड्यंत्र, जतिन दास की मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल से। 1929 में कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करती है। इसके साथ साथ 1930 में इसी के समय में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हो जाता है। इसके बाद वेलिंगटन आ जाता है। वेलिंगटन 1931 से 36 के आसपास रहेगा। इसके समय में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आएगा, यानी कि कम्युनल अवार्ड्स वगैरह देने की बात कही जाएगी। 1933 में इसके समय में पूना पैक्ट आता है। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस हमारा रिवाइज हो रहा है। इसके बाद है लॉर्ड लिलिंथगो 1936 से 44 में। ये सारी हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, लेकिन किसके टाइम पीरियड में क्या हुआ है वो हमें याद रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके समय में वर्ल्ड वॉर होगा 1939 में। 1933 में पहली बार 37 है, ये 37 में पहली बार चुनाव होंगे, जिसे हम प्रांतीय चुनाव के नाम से जानते हैं। इसमें से 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करेंगे। 1940 में पाकिस्तान की मांग की जाएगी। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित होगा। इसके साथ साथ जैसे 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आएगा। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ आपको एक बार पहले। मैंने आपको रिवाइज भी कराया था ये सारा। तो ये हमारा रिवीजन हो रहा है कि किसके टाइम में क्या हुआ है। बस अब हमारी ये क्लास खत्म भी होने वाली है, तो लास्ट तक बस अब थोड़ी सी रहती है, तो इसे भी देख लो। ठीक है, इसके साथ साथ लॉर्ड वेवले है। इसके समय में शिमला समझौता होता है 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्रिप्स है, पेंथिक्लॉरेंस है और एबी अलेक्जेंडर है। इसी के समय में पीएम क्लाइमेट इटली भारत को क्या कहते हैं कि हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। 1946 में इसी समय में नौसेना विद्रोह भी हो जाता है और यहाँ पर संविधान सभा का गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसके बाद माउंटबेटन योजना है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इसे हम माउंटबेटन योजना या भारत पाक विभाजन योजना के नाम से जानते हैं। तो 1947 से जून 1948 तक रहेगा ये। इसके समय में भारत और पाकिस्तान को अलग करने की घोषणा होगी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पीएम इटली द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 18 जुलाई 1947 को पारित हो जाएगा और 14-15 अगस्त को ये दोनों अलग कर दिए जाएंगे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक रहेंगे, जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है। ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल है, इसके साथ साथ अंतिम गवर्नर जनरल भी है, क्योंकि इसके बाद में हमारे देश में सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का लागू कर दिया जाएगा। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, साथ साथ अंतिम गवर्नर, भारत के स्वतंत्र भारत के हम भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल कह सकते हैं, और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और गवर्नर जनरल का पद जो है वो खत्म हो जाता है और राष्ट्रपति का पद यहाँ से लागू हो जाता है। इसके बाद से हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारा सर्वोच्च पद हो जाएंगे। तो ये आपकी थी सारी एसएसटी जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आपके एग्जाम, अभी तो आपके एग्जाम ही फील हो रहे हैं, तो अभी हमने एसएसटी पूरी पढ़ ली है। और जब आपका एग्जाम होगा ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये सारी मैराथन्स भी कराने वाली हूँ आपको। जितना मैंने पढ़ाया है इन सभी वीडियोस को मर्ज करके मैं आपको इनकी मैराथन्स भी प्रोवाइड कराऊंगी एग्जाम के टाइम में, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है ना।
इसके साथ साथ जैसे अभी हमारा पूरा हो चुका है, एक क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी एंड देन एक क्लास में आपको मैं जो इंपॉर्टेंट होंगे इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स वो करा दूंगी। तो आपके एसएसटी में जितना भी पूछा जा सकता है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए उनको देखें तो मैंने आपको ये सारा ही कंप्लीट करा दिया है जितना प्रीवियस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बट वही होता है, हर साल ना एग्जाम का लेवल बढ़ाया जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देखे जाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एग्जाम का लेवल कैसा बनाना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ बनाया जाएगा, बट मॉडरेट रह सकता है। तो आप इसको दूसरी बुक से भी पढ़िएगा, वहाँ से भी आपको हेल्प होगी, यहाँ से आप क्लासेस समझ लिए होंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके साथ साथ अब बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो अब मैं ना 2-3 दिन में आपको सितंबर का करंट अफेयर एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो आपका ये जो एसएसटी का पोर्शन था वो पूरा हो गया है। अब करंट अफेयर्स तो देखो अब हमने पहले वाले भी पढ़े हैं, अब क्या भरोसा उसमें से पूछा भी जाए या नहीं, क्योंकि आपकी जो जैसे फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आगे आगे करते जा रहे हैं। अब फॉर्म फिलिंग की डेट आगे हो रही है तो नॉर्मल सी बात है एग्जाम डेट भी आगे होगी। तो हम अगर वो पीछे वाला पढ़ा है तो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, बस उसे जो क्लासेस मैंने कराई है ना वो पढ़ लेना, क्या पता उसमें से भी कुछ आ जाए। और अब हम सितंबर से हर मंथ का करंट अफेयर भी मैं आपको कराने वाली हूँ, पर मैं मंथली वाला कराऊंगी, ये नहीं है कि डेली का कराऊंगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।